राधे राधे सभी को। तो साथियों, हिंदी साहित्य में आज अपनी क्लास रहेगी 4th क्लास। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस अपलोड कर दी है, जो कि काल विभाजन नामकरण से। तो आज करेंगे आदिकाल। पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग वो एक बार जरूर देख लेना। तो सबसे पहले तो साथियों बात करते हैं कि आदिकाल का जो समय है वो 1000 से 1350 ईस्वी तक का ध्यान रखना है। एक बार पीछे के आप सभी देख लो। जो सर्वमान्य वर्गीकरण है, वैसे तो इन सभी का मैंने डॉक्टर गणपति चंद्र आगे जी किसी के अनुसार मैंने सभी का बताया। तो अब बात करते हैं सर्वमान्य जो वर्गीकरण है आदिकाल। देखो 1000 से 1350 ध्यान रखना है भाई। 1000 ऊपर यानी कि 1350। फिर भक्ति काल आता है। भक्ति काल 1350 से 13 के बाद में देखो 13, इस 3 में 3 ही और ऐड करना है यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर। बाकी 50 का 50 से हम लिखना एक है यानी कि 1650 ईस्वी तक। रीति काल आता है 1650 से लेकर के इस 6 में 2 और ऐड करना है 6 को यानी कि 8 बनाना है 1850 ईस्वी तक, यानी 50-50 आ रहे आगे। फिर आधुनिक काल है वो देखो 1850 से अब तक का। तो सबसे पहले आदिकाल पढ़ते हैं। तो आदिकाल को क्या क्या कहते हैं ये नाम देखो। आदिकाल को शिशु काल बोलते हैं, प्रारंभिक काल भी आदिकाल है। जन्म काल हो गया, शिशु काल प्रारंभिक काल, ठीक है। अब बात करें कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकास रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का जो विकसित रूप है ना, वो ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। अब आदिकाल के नामकरण देखते हैं कि आदिकाल का ये जो नाम इधर मैंने लिखी है, किस किसने क्या क्या नाम दिए आदिकाल को। देखो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल है, इन्होंने तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। कैसे याद करो, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी याद नहीं रहता, कोई फर्स्ट बार कर रहा है तो रामचंद्र शुक्ल की बात करें कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, वीरगाथा काल। कैसे याद करोगे, रामचंद्र और राम जी है ना, अपने राम जी की गाथा गाथा गाते हैं, ऐसे लोग गाथा गानी है और वीर लोग गाते हैं वीर गाथा राम जी की, रामचंद्र शुक्ल। फिर आदिकाल किसने कहा आदिकाल को, तो ये पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखो हजारी से हजार, हजार लो, हजार के आधे आधे करने हैं, आधे आधे यानी कि 500 500, हजार के आधे आधे करोगे से तो आदिकाल याद हो जाएगा। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अब देखो ग्रियर्सन से गियर ध्यान रखना, मैंने कहा गियर, और गियर चलता है तो ऐसे चरणों में चलता है, चरण से चारण याद रहेगा, चारण काल। तो आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। तो अब भाई ये विभिन्न विद्वान है जिन्होंने आदिकाल के विभिन्न नाम दिए, जो इस प्रकार मैंने लिखे हैं। फिर देखो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने कहा, देखो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, इन्होंने भी चारण काल कहा और संधि काल, संधि चारण याद रख लोगे, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल। फिर बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, पूछा भी गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल। और महावीर जी ऐसे लोग, महावीर प्रसाद जी कोई घर का मेन आदमी है और वो घर में बीज वो ही बोएगा, ऐसे लोग काम वो ही करेगा। कौन, महावीर जी, महावीर प्रसाद, प्रसाद का बीज बोएगा, ऐसे लोग बीजवपन काल, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर राहुल सांकृत्यायन के तो पता होगा, स से सांकृत्यायन, स से सिद्ध सामंत काल, और ये तो वैसे ही पूछा भी गया और वैसे भी आपको याद ही होगा। फिर बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखो विश्व, पूरे विश्व में वीरों का काल चलेगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पूरे विश्व में नाथों का, वीरों का काल चलेगा, यानी विश्वनाथ वीर काल। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ, देखो अंधकार काल, अंधकार से अंधकारा, अंधेरा लो आप, अंधकार लो, ठीक है ना, अंधकार की काल, जहां अंधकार होगा काला काला दिखेगा, वहां आप अगर कमल बोधोगे ना तो पूरे कुल का श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कुल में क्या होगा, श्रेष्ठ, कमल खिलेगा, अंधेरा कम होगा, अंधकार तो कमल कुल श्रेष्ठ, पूरे कुल में श्रेष्ठ काम होगा, ठीक है। फिर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का बेस आप कैसे भी माइंड में बिठा लेना, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, बंधु लोग होते हैं वो प्रारंभ में ही आते हैं, कैसे भी ले लो मिश्र बंधु। फिर बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने उन्मेष काल, जिसको शून्य काल बोलते हैं, प्रारंभिक काल। तो आदिकाल को उन्मेष काल, शून्य काल, प्रारंभिक काल कहने वाले गणपति चंद्र गुप्त, और गणेश जी का नाम लेकर के क्या करना है, शून्य से काम स्टार्ट करना है, प्रारंभ से काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेंगे, फिर प्रारंभ का काम स्टार्ट होगा। अपने कहते हैं ना गणेश जी शादी शुदी में हर जगह गणेश जी का नाम लेकर के काम शुभ करते हैं, तो प्रारंभ या शून्य काल, उन्मेष काल
आदिकाल। अब देखो आदिकाल को वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल ग्रीष्म ने, संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बीज बोना है महावीर जी ने, ठीक है ना। सिद्ध सामत राहुल सांकृत्यान। वीर काल, देखो वीर काल, वीरों का जो काल है ना वो पूरे विश्व में नाथों का पूरा दबदबा रहेगा, ऐसे ले लो। फिर अंधकार अंधेरा है तो अंधेरे को मिटाने के लिए कमल को अपने को लगाना होगा, भाई कमल उगेगा तभी पूरे कुल में श्रेष्ठ होगा। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, और उन्मेष काल शून्य काल प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। फिर बात करते हैं जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उन्होंने पुरानी हिंदी का काल अपभ्रंश काल का। अब लो चंद्रधर शर्मा जी है, चंद्रजी शर्मा और गुलेरी पहले क्या करते थे, बचपन में गुल्ला डंडी खेलते थे ना, पुराने समय की बात है अभी, पुराने समय में। और पुराने समय की बात करें उस समय पुरानी हिंदी भी भाई बोला करते थे, पुराने समय में हिंदी ऐसी थी क्या बता, अपभ्रंश काल मिक्स हो जाती, अपभ्रंश काल पुरानी हिंदी नाम लोगे तब भी आपको लेना किस समय की बात हो रही, जब गुल्ला डंडी खेलते थे, ऐसे याद करना गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है डॉक्टर हरीश, उत्तर अपभ्रंश काल। हरीश उत्तर ध्यान रखना है, हरीश कहाँ जाएगा सबसे पहले उत्तर में, उत्तर अपभ्रंश काल, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं उद्भव काल, वासुदेव सिंह ने, वासुदेव का उद्भव हो गया, उद्भव काल। फिर राम खिलावन पांडे एवं हरीश चंद्र शर्मा ने, कैसे करोगे ऐसे याद करो, राम खिलावन पांडे की बात हो रही है, हरिश्चंद्र शर्मा की हो रही है। राम देखो राम जी यहाँ खिलावन, अरे भाई कोई अपने क्या है, किसी को कोई चीज गलत खिला देंगे है ना, किसी बंदे को गलत खिला देंगे तो संक्रमण का शिकार हो सकता है, से लो खिलावन राम जी बचाएंगे, खिला देंगे तो संक्रमण, कोई भाई गलत चीज खिला देंगे तो संक्रमण हो जाएंगे, तो बचाएंगे कौन गलत चीज खिलाने से, राम जी बचाएंगे। और हरिचंद्र और राम, ऐसे याद करो, हरिचंद्र शर्मा और राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल का है, भाई याद हो जाएगा क्लास में, आप ऐसे याद करोगे। तो शैलेश जेदी, नाम ही ऐसा शैलेश जेदी, और आविर्भाव काल, ऐसे याद कर लेना। मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे ने कहा है इसको आदिकाल को क्या कहा है, आधार काल, ऐसे करो। मोहन अवस्थी, यहाँ क्या हो रहा है, अवस्थी ऐसी अवस्था है आधार से चलेगी, अवस्था ऐसी अभी आधार काल से चलेगी। और सुमन राज्य का आधार कार्ड बनाना है, ऐसे आधार काल से याद कर लेना, तो ये याद हो जाएगा आपको। अब फटाफट फिर से देखो एक बार, आदिकाल को शिशु काल प्रारंभिक काल का है, ये सारे आपको आदिकाल के नामगण किन्होंने क्या दिए ये हो गए। फिर बात करते हैं, कुछ और रह गए। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल का, आदिकाल को राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल, और शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल, शंभु प्राचीन काल वे शंभुनाथ बोलते थे। फिर देखो रमा शंकर शुक्ल रसाल है ना, इन्होंने कहा है जय काव्य काल बाल्यावस्था काल, किन्होंने, रसाल जी ने कहा बाल्यावस्था काल। और बाल्यावस्था काल में क्या है, बच्चों को खेलने में ज्यादा रस आता है, रस से रसाले से ले लो, और जय जय करते हैं बच्चे बाल्यावस्था में, तो जय काल बाल्यावस्था रसाले से याद करना। फिर बच्चन सिंह एवं धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, ये हो गया। अब बात करते हैं शुक्ल जी ने आदिकाल को देखो 4 प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया। कौन कौन से प्रकरण है, प्रकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 1 2 3 4 प्रकरण है। जो फर्स्ट एक है ना, इसमें क्या है, सामान्य परिचय हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, और जो सेकंड है प्रकरण उसमें अपभ्रंश काल, जिसमें लोक प्रचलित एवं धार्मिक साहित्य पर प्रकाश डाला गया। और देव भाषा काल तीसरे में प्रकरण में, इसमें देव भाषा की भाषा हो गई, काव्यों की ग्रंथकार ग्रंथ और प्रमाणिकता पर प्रभाव प्रकाश डाला गया। रासो काव्य, साहित्य सामग्री, देसी भाषा, ये सब इसमें है देव भाषा काव्य में। फिर प्रकरण 4 में फुटकल रचना, जिसमें लोक भाषा के पद्य आगे, खुसरो, जो मीर खुसरो, विद्यापति, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है। फिर शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की 2 विशेषताएं बताई हैं, कौन सी है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, साहित्यिक सामग्री की प्रमाणिकता। एक लाइन ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर किसने पुकारा, आदिकाल को क्या कह करके, अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है ना। अब ऐसे लो भाई, जग में पूरे विरोध चल रहे हैं, व्याघात चल रहे हैं, तो आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं व्याघात करने वाले हजारों क्या चल रहे हैं, विरोध चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो विरोधों एवं व्याघातों को याद रखना, आदिकाल को आचार्य हजारी से हजारों, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फिर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की
मनस्थितियों का प्रतिफल है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य और आक्रमण और युद्धों का नाम ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र विरोध और व्याघातों का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को ये कहा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख 3 प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। एक वीरगाथात्मकता है आदिकाल की प्रवृत्तियों में, एक धार्मिकता और श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता में विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिकता आती है, और सिंध व जैन कवियों की रचनाओं में धार्मिकता है, और रासो रचनाओं में वीरों की बात कहेगी रासों में, तो वीरगाथात्मक है रासों की रचनाएं, और सिंध और जैनों में धार्मिकता आएगी, धर्म की बात सब कुछ। विद्यावली की पदावली में ज्यादातर श्रृंगार की है, श्रृंगारिकता। अब आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, विशेषताओं भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना आदिकाल की जो विशेषता है इसमें ऐतिहासिकता का तो अभाव है, ध्यान रखना आदिकाल में क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव। युद्ध वर्णन में संजीवता दिखाई गई है, बिल्कुल ऐसे संजीव जैसे, और जीता जागता, ठीक है ना, संजीवता युद्ध में, और प्रमाणिकता में संदेह है, और वीर व रस की प्रधानता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और युद्ध में वर्ण में संजीवता, ऐतिहासिकता का भाव, वीर रस की प्रधानता है इसमें, कल्पना की प्रचुरता है, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना है, और आश्चर्यदाताओं की यहाँ पर प्रशंसा की गई है, व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन किया गया है, और संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है साथियों, जो अपभ्रंश और राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश और ब्रज भाषा पिंगल में, ठीक है। फिर बात करते हैं मुक्तक, व ये लाइन भी ध्यान रखना किस में है, मुक्तक और प्रबंध काव्यों की रचना आदिकाल की विशेषता, जिसमें मुक्तक और प्रबंध काव्यों की रचना है, और इसमें वीर रस की प्रधानता है, युद्ध गवई संजीव वर्णन करे गए है, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश है, और युद्धों का मूल कारण इसमें क्या है, नारी को कल्पित करना। ये ध्यान रखना कि जो आदिकाल है इसमें युद्धों का जो मूल कारण बताया गया वो नारी को कल्पित करना है, और प्रकृति वर्णन के साथ मानव जीवन की रागात्मकता भी कलात्मक चित्रण है, और शांति एवं दरबारी काव्य स्वाभिमान सुखा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार आप देख लो आदिकाल की विशेषताएं फिर से क्या क्या है, विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी की विशेषताएं पढ़ लेना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है ना। फिर बात करते हैं जितने भी हिंदी के प्रथम कवि है, एक बार इससे मैं पहले थोड़ा सा आपको कुछ बता देती हूँ, जो ये पुराने नोट्स है ना इसमें देखो, आदिकाल पढ़ रहे हैं 1000 से 1350 ईस्वी तक है, ये इधर हिंदी के प्रथम कवि लिखे हुए हैं मेरे। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई आदिकाल में ये सारे आते हैं। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य किस में है, क्या रीति काल में है, भक्ति काल में है, आधुनिक काल में, आदिकाल में, तो ये सारे अपने आदिकाल में पढ़ने वाले हैं। आदिकाल की विशेषताएं पढ़ी अभी, प्रवृत्तियां जिसमें वीर गाथात्मक, धार्मिकता, श्रृंगारिकता, ये प्रवृत्तियां आगे, आदिकाल की विशेषताएं पढ़ी, ये सारी आदिकाल में। और रासो साहित्य आदिकाल में पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, गद्य साहित्य पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य आएंगे, सिद्ध साहित्यों को सभी को पढ़ेंगे, नाथ साहित्य और जैन साहित्य ये आदिकाल में है, तो ये आदिकाल में है साथियों। तो ये पढ़ लिया अपनों ने विशेषताएं। अगर आपको पूछे पृथ्वीराज रासो से तो डिंगल पिंगल मिश्रित, ध्यान रखना अगर ऑप्शन में आता है पिंगल तो पिंगल को प्राथमिकता पहले देनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया अब हिंदी का प्रथम कवि। एक तरफ मैंने इतिहासकार लिखे, एक तरफ सबसे पहले कवि कौन, तो देखो अगर आपको पूछे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहले कवि कौन है, सबसे पहले भाई अगर माने किसके अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार या फिर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, इन्होंने माने हैं पहले कवि सरहपा को, सरोज वज्र को, ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार मानने वाले से सांकृत्यायन सरहपा को, और राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, राम कुमार वर्मा ने सर्वप्रथम कवि माने हैं स्वयंभू को। तो सांकृत्यायन के अनुसार मानने वाले तो सरहपा, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सरहपा, राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू। ऐसे याद नहीं रहता तो राम कुमार से राम जी स्वयं ही स्वयंभू का रूप ले लिया, स्वयं ही राम कुमार, ऐसे ले लेना। फिर शिव सिंह सेंगर दे दे, चाहे ग्रियर्सन ने भी, देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी और मिस्र बंधुओं ने भी, शिव सिंह सेंगर ने भी किसको माना है प्रथम, पुष्पुंड को। अब आप ऐसे लो, पुष्प किन के चढ़ते हैं, शिव जी के चढ़ते हैं, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। और ग्रियर्सन भी याद रख लेना, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भी पुष्प को, पुंड को। मिस्र बंधुओं, मिश्र, देखो मिश्र मिक्स हो जाते हैं, पुष्प सारे के सारे मिक्स पुष्प, सभी प्रकार के मिक्स पुष्प शिव जी पे चढ़ते हैं। तो पुष्प पुंड को मानने वाले सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा,
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी। फिर बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन से माने हैं, तो प्रथम कवि इन्होंने सबसे सर्वप्रथम कवि माना है राम मुंज और भोज। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंज, राज, भुज, भोज, और शुक्ल जी ने भी भोज, राज, मुंज व भोज को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सर्वप्रथम कवि मानने वाले, तो इन्होंने हजारी जी ने माना है अब्दुल रहमान को, ठीक है ना, 11वीं सदी के जो है। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार गणपति चंद्र गुप्त शाली बदरशुरी, गणपति चंद्र गुप्त शाली बदरशुरी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम माना है तो अब्दुल रहमान को माना है, ठीक है ना। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, जो कि 14वीं से 15वीं सदी की है, ठीक है। अब बात करते हैं एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विषय, सर्वप्रथम दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि पूछे, अगर आपको सीधा देखो, अगर आपको ये देकर के पूछ ले कि राहुल सांकृतान के अनुसार, तो भी आपको ध्यान रखना है सरहपा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देकर के पूछे तो भी सरहपा। बाकी सभी ने अपना, सभी का पहला पहला मानने वाले जैसे चंद्रगुप्त शर्मा, इन्होंने अपना पहला माना है साली बदरशुरी को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, हजारी प्रसाद जी ने अब्दुल रहमान को। लेकिन आपको ये देकर पूछ ले कि सर्वप्रथम दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी का ये ही माने जाते हैं सरहपा, जो कि राहुल सांकृतान भी, ये देखो प्रथम कवि माना है इनको राहुल सांकृतान के अनुसार भी सरहपा को। अब बात करते हैं साथियों, पूछे आपको हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, ठीक है। 933 ईस्वी की कौन सी श्रावकाचार है प्रथम रचना, और है किसकी श्रावकाचार, आचार्य देवसेन की। श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना आचार्य देवसेन की है। इसमें कुल दोहे 250 है और दोहों में वर्णन है वो श्रावक दाम के सिद्धांतों का है साथियों। बात करें आदिकाल साहित्य का विभाजन किस किस में है, तो रासो, नाथ, सिद्ध, जैन साहित्य में। ये देखो अपने आदिकाल में ये पढ़ेंगे सिद्ध, नाथ साहित्य, जैन, रासो, और साथ में लौकिक साहित्य आ जाएगा, गद्य साहित्य, आदिकाल की विशेषताएं पढ़ ली। प्रवृत्तियां कौन सी है, वीरगाथात्मक, धार्मिकता, श्रृंगारिकता, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी की प्रथम रचना पूछे श्रावकाचार, आचार्य देवसेन की है, और जो विभाजन है आदिकाल का सिद्ध, नाथ, रस और जैन साहित्य में, जिसको रास बोलते हैं। अब बात करें आदिकाल की शैलियां कौन सी है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। जो डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है वो अपभ्रंश और राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी। पिंगल शैली में देखो अपभ्रंश दोनों में आएगा, डिंगल और पिंगल में। अगर डिंगल पूछा जाता है तो राजस्थानी आ जाएगी। पिंगल देखो, पिंगल कहाँ है, ब्रज भाषा, पूर्व पै से पिंगल, पै से पूर्व वाले, पै से पूर्व, पै से पिंगल और ब्रज आ जाएगा, याद रह जाएगा। अपभ्रंश और ब्रज भाषा का प्रयोग पिंगल में, अपभ्रंश और राजस्थानी का डिंगल में, और राजस्थान वाले डिंगल बजा देते हैं, ऐसे याद रह लेना। और प्रयोग है इनको कोमलकांत ने, और इनका प्रयोग कठोर और कर्कश शब्दावली में। कौन सी शब्दावली में प्रयोग हुआ है, कोमलकांत, इधर इनका, उनका कर्कश और कठोर शब्दावली में। अब बात करते हैं साथियों अन्य, इसमें जो लौकिक साहित्य, आदिकाल अपभ्रंश साहित्य भी है, ये भी पढ़ेंगे, और बाकी आदिकाल साहित्य का वाजन, रासो, नाथ, जैन, ये हो गया। अन्य लौकिक साहित्य आदिकाल, ये जो कि इन 4 प्रकार के साहित्य ये अलग है। इन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल स्वतंत्र साहित्य कहा है, ठीक है। और जो रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने आदिकाल की फुटकल रचनाएं कहा है। तो ये देख लेना, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है भाई, 933 ईस्वी में, और आचार्य देवसेन की है। कुल दोहे 250 है। दो में वर्णन पूछ ले तो श्रावक दाम के सिद्धांतों का है साथियों। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ेंगे ना आदिकाल में, एक एक करके ये सारे पढ़ने वाले हैं, ये आदिकाल की है। आदिकाल में पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, देखो आदिकाल सभी साहित्य को प्रवृत्तियों का आधार पर वर्गीकृत, आदिकाल की सभी साहित्य उनका प्रवृत्तियों का आधार पर वर्गीकृत किस प्रकार किया गया है। रासो साहित्य एक तरफ, धार्मिक साहित्य, धार्मिक वाले कौन से आ जाते हैं साथियों, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य दे, तो ये धार्मिक साहित्य में आते हैं। फिर रासो साहित्य में सारे के सारे रासो आ जाते हैं, कौन से आएंगे, पृथ्वीराज रासो, तो
सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में जितना कुछ है वो सारा पृथ्वीराज रासो का पढ़ेंगे, जो रासो साहित्य में आएंगे। फिर विशलदेव रासो को पढ़ेंगे अपने, फिर परमार रासो को पढ़ेंगे, खुमान रासो को, अमीर रासो, विजयपाल रासो, ये सारे के सारे रासो साहित्य में है। धार्मिक साहित्य में ये आएंगे, सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे, नाथों को पढ़ेंगे, जितने भी नाथ है, जैनों को पढ़ेंगे, जैन साहित्य को। फिर लौकिक साहित्य में ये लौकिक साहित्य वाले ये सारे डोला मारूरा दुआ, बसंत विलास, विद्यापति पदावली, जयचंद प्रकाश, जय मेंक जस चंद्रिका, अमीर खुसरो, राउलवेल, यहाँ से प्रश्न बनते हैं राउलवेल से, और ये बने हुए हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकार, डोला मारू द्वारा पहले लिख दिया। ये सारे लौकिक साहित्य में आएंगे, जिनको एक एक पढ़ शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि रासो साहित्य में ये आते हैं रासो वाले, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव। धार्मिक में ये धार्मिक वाले आगे समान, ठीक है ना सब। फिर रासो साहित्य की बात करें कि चारण कवियों द्वारा वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई और उससे रासो साहित्य कहा गया। और रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत है, देखो अलग अलग ने इस प्रकार मतदान दिए हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में। ये आप इनको एक बार अच्छे से थोड़ा देख लेना। यहाँ आप अगर आपको समझ नहीं लगता है तो भाई मैंने पुराने नोट्स में और शानदार तरीके से नोट्स बनाए हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको देखना है ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में जितने भी विद्वान हैं इनका क्या क्या मत है। पहले सबसे पहले बढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो देखो रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किसके आधार पर, विशलदेव रासो के आधार पर रसायन शब्द से की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से की है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। अब बात करते हैं जो श्यामल दास है, काशी प्रसाद जायसवाल है, इन्होंने देखो किस रोज रासो शब्द की व्युत्पत्ति है किस शब्द से की है, रहस्य शब्द से। श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से। और बात करते हैं हजारी प्रसाद शास्त्री और विदेश्वरी प्रसाद पाठक ने राज यश शब्द से उत्पत्ति मानी है। शुक्ल जी रसायन, श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, हजारी प्रसाद शास्त्री, विदेश्वरी प्रसाद पाठक ने रास शब्द से उत्पत्ति मानी है। फिर दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा जी दशरथ ये बोल रहे रास ना छिड़जिए रास से। और गार सतासी ने राजसु या राजसु शब्द से मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक रास रासों से मान्य सर्वमान्य मत साथियों, रासक रासों से मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। रासक शब्द से चंद्रबली पांडे, विश्व प्रसाद मिश्र। आप ना एक बार इसमें देख लो, क्या बता आपको यहाँ से समझ में आ जाए। देखो आदिकाल में जैन काव्य परंपरा और वीर काव्य परंपरा दोनों में ही रास शब्द का प्रयोग किया गया। एक तो ये लाइन ध्यान रखना, आदिकाल में किसका पूछा, चाहे जैन काव्य परंपरा चाहे वीर काव्य परंपरा, दोनों में किस शब्द का, रास शब्द का प्रयोग किया गया। अब अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति में विद्वान मत दिया है, जो देख लो कौन कौन से है। रामचंद्र जी शुक्ल ने है वो देखो एक बार देखो, शुक्ल जी ने रसायन शब्द से की है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से हजारों रासक छिड़ गए, शुक्ल जी ने रसायन। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्य, देखो कुछ उसमें नहीं लिखे तो कुछ इसमें ऐड किए हुए, वो आप देख लेना। श्याम सुंदर, देखो श्याम सुंदर है भी श्याम जी, और सुंदर लोग होते उसमें रहस्य छुपा होता है, तो इन्होंने रहस्य नाम से याद रह जाएगा। दशरथ शर्मा जी, भाई दशरथ जी शर्मा की तो लग गई बाट, रास छिड़ गई। चंद्रबली पांडे ने रासक, गार सतासी ने राजसूय आ जाए चाहे राजसू आ जाए, ठीक है ना। डॉक्टर श्यामल दास ने देखो जो सुंदर है रहस्य होगा, और जो श्यामल दास है, यहाँ पर लिखा सही नहीं, श्याल दास लिखा, श्यामल है, श्यामल देखो श्यामल दास और सुंदर में रहस्य छुपाए से लो। काशी प्रसाद रहस्य, चाहे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल पूछ ले, श्यामल दास दोनों ने ही रहस्य का ऊपर लिख रखा है, श्यामल दास का भी रहस्य, काशी प्रसाद का दे दे। फिर नरोत्तम स्वामी ने रसिक, नरोत्तम स्वामी रसिक, और नरोत्तम में नर आ रहा है, और अगर नरोत्तम नर अगर अपने को उत्तम समझ ले, नरोत्तम उत्तम समझ ले, तो ऋषक वाली बात है, रसिक पत्नी के आगे समझ लेगा क्या अपने को, है ना, ऋषक वाली बात है, पत्नी के आगे नहीं समझ सकता भाई। आचार्य स्वरूप, राम स्वरूप रस, और राम स्वरूप चतुर्वेदी दे दे तो रस, चाहे आपको मोहनलाल पंडित मोहनलाल दे दे आपको पांड्या, डॉक्टर गौरी या शंकर हीराचंद ओझा तो रास, विरहांग तो भी रासक, और
इसमें आपने जो पढ़ेंगे रासो साहित्य, इसको वीर गाथा साहित्य बोल, जिसमें वीर गाथात्मक रासो काव्य है ना, वीरों वाली गाथा, वीरों की बात कही गई है, जिसमें ये रासो वाले आ जाएंगे, पृथ्वीराज रासो, मीर रासो, कुमार रासो, परमार रासो, विजयपाल। और श्रृंगार की बात जिसमें होती है, श्रृंगार की श्रृंगार परक जो रासो है, विशल देव रासो और संदेश रासक। धार्मिक व उपदेश मूलक जो रासो काव्य है वो उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, थुली भद्र आ गए, बरतेश्वर बाहुबली रास और रेवंत की रास, ये सारे तो अपने पढ़ेंगे। एक नज़र में मैंने पुराने नोट्स में यहाँ भी लिख रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर सारे लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है उनको और देख लो। गाढ़ सतासी ने राजसु है, चाहे रासु आजे चाहे रासु है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक। और रासक शब्द कहने वाले फिर मैंने एक जगह लिख दिए, कौन कौन किसने कहा है। चाहे दशरथ शर्मा दे दे, चाहे माता प्रसाद गुप्त दे दे, गुप्त ही कोई काम करेगा तो भी रासक छिड़ जाएगा, रासक है ना, दशरथ शर्मा रासक। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये दशरथ शर्मा का गलती से लिखा गया, रास का है इन्होंने, ठीक है ना, ये रास का है दशरथ शर्मा ने। नंदू दुलारे वाजपेयी रास आ जाएगा। माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र ये आ जाएंगे रासक। कवि रास श्यामल दास रहस्य आ जाएगा, और ये सारे उसमें ही है, ठीक है। तो यहाँ देख लो दशरथ शर्मा ने रास का है, ये आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पढ़ेंगे रासो साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य, अभी मैंने बताया ये पढ़ेंगे। वीर गाथात्मक रासो काव्य में ये सारे आएंगे रासो जो है ये मान लो। और श्रृंगार परक में विशल देव रासो, संदेश रासक आ जाएंगे। और धार्मिक और उपदेश मूलक रासो में ये आ जाएंगे, अभी पढ़ाया मैं बताया। अब बात करते हैं रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो रचनाएं आप देख लो, ये सारी रासो साहित्य की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, परमाल रासो जगनिक, देखो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। परमाल रासो की भी पता होनी चाहिए, जगनिक की है, और पूरे जग में माल ऐसे लो। विशल देव रासो नलपति नालय की है। हमीर रासो सारंगधर जोधराज की। खुमान रासो दलपत विजय की। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान रासो दलपत विजय। विजयपाल रासो फिर से लिख लिया क्या मैंने, या एक बार ही लिखा है, नल सिंह भट्ट की है। देखो विशल देव रासो नरपति नालय की, विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट की, ठीक है। और कायम खा रासो न्यामत खा जानकवि की है, कायम खा रासो। और कुमारपाल रासो देवप्रभ की। और बुद्धि रासो जलहण की। और कलियुग रासो रसिक गोविंद की। और राण रासो दयाल कवि की। रतन रासो कुंभकर्ण की। और राण रासो फिर से लिखिए दयाल कवि। राम रासो माधवदास चारण की। और छत्रसाल रासो राव डूंगसी की। और जगत सिंह रासो गिरधर आसिया, कितनी बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। गिरधर आसिया संगत रासो, ठीक है ना। और संगत ऐसे लो, किसी की संगत बुरी होती है ना, तो घरवाले है ना ये आस रखते हैं भी संगत बुरी ना हो, अच्छी हो, तो आस अच्छी की रखे, तो आसिया गिरधर आसिया से याद रखना। भगवंत सिंह को रासो सदानंद, ठीक है। अब बात करते हैं रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भाई रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, देखो क्या इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो साहित्य में वीर रस की और श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, चारण कवियों द्वारा। राजाओं की वीरता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण विषय है। आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा करते थे ना, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता था। राजाओं की वीरता हो गई, आश्रयदाताओं की प्रशंसा को इस तरह बढ़ाया जाता था, बढ़ा चढ़ा करके इनका वर्णन किया जाता था, होता नहीं था उससे ज्यादा बता देते। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, ठीक है ना, आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण। तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रासो साहित्य की विशेषता है। वीरस और श्रृंगारस की प्रधानता। और साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। इस साहित्य की भाषा साथियों डिंगल पिंगल है और सामंती जीवन की पूर्ण झलक देखने को मिलती है। युद्ध व प्रेम का वर्णन ज्यादा है रासो साहित्य की विशेषता में, युद्ध और प्रेम को। और ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का भी प्रयोग किया गया है। और अधिकांश रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक है साथियों। रासो साहित्य में काव्य रूप प्रबंधात्मक और मुक्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रासो साहित्य में काव्य शास्त्र क्या प्रबंधात्मक है, क्या मुक्तक है, कैसे भी आपको पूछा जा सकता है, तो प्रबंधात्मक और मुक्तक है। एक बार इनको फिर से देख लो, रासो साहित्य की विशेषता इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने देखा कि रासो साहित्य पढ़ेंगे, रासो साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार यहां से देखो, ये देखो अपन ने देखा, ये देखो क्या क्या पढ़ेंगे, रासो साहित्य पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे। रासो साहित्य में सारे पढ़ने वाले हैं जितने भी है। फिर अपना रासो साहित्य हो जाए कंप्लीट। फिर धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे, धार्मिक साहित्य में सिद्धों को पढ़ेंगे, नाथों को, जैनों को, फिर धार्मिक साहित्य हो जाएगा। फिर लौकिक साहित्य में सारे ये पढ़ेंगे, फिर लौकिक साहित्य हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं।
हिंदी का ये पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद्रबरदाई है। तो इनको हिंदी का पहला महाकवि किन्होंने कहा? शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल जी ने हिंदी का पहला महाकवि चंद्रबरदाई को, और हिंदी का अगर आपको पहला महाकाव्य पूछे तो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अब बात करते हैं चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है भाई? बलिद्य। और कुछ विद्वानों ने पृथ्वी भट्ट भी कहा, तो इनका मूल नाम बलिद्य है। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी भट्ट कहा। जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में। नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और नायिका कनौज की जयचंद की पुत्री संगीता है। ठीक है, अब प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया ये महाकाव्य। और पृष्ठ की बात की तो 2500 है, जो 69 सर्गों में विभक्त है। ये देखो, हिंदी का पहला महाकाव्य, रचयिता चंद्रबरदाई, और इनको पहला महाकवि कहने वाले शुक्ल जी। और बात करें प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया ये महाकाव्य है। पृष्ठ 2500 है साथियों, और जिसमें 69 सर्गों में विभक्त है। और व्रत संस्करण में 69 सर्ग अध्याय है, और 68 प्रकार के छंद, प्रमुख छंद 56 छंद है इनमें। और चंद्रबरदाई को ध्यान रखना 56 छंद का सम्राट कहा जाता है। तो पूछे 56 छंद का सम्राट किसको कहा जाता है? चंद्रबरदाई को। भाषा हिंदवी, शैली डिंगल पिंगल मिश्रित, अधिकांश विद्वानों ने इसको पिंगल माना है। और प्रिय अलंकार अनुप्रास व यमक अलंकार, ये भी ध्यान रखना। और प्रधान व अंगिरस, वीर और श्रृंगार रस। वैसे तो पृथ्वीराज को देख के आपको पता चल जाएगा वीर रस, तो साथ में श्रृंगार भी ध्यान रखना है। रचना की बात करें तो शुक शुकी संवाद के रूप में। और चंद्रबरदाई जाते समय अपने चौथे पुत्र जो जलहन है, इनके हाथ में रासो पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने के लिए कहा था। और रखना, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी है, उनके द्वारा पृथ्वीराज को जब कैद किया था, कैद करके जब गजनी लेके जा रहे थे, तो बोरे चंद्रबरदाई है जो चंद है वो भी साथ में गई थी। ठीक है ना। तो और चंद्रबरदाई जाते समय किनको अपना पूरा करने के लिए, उनके पुत्र है जलहन को ये जो रासो है ये पूरा करने को कहा था कि पुस्तक जलहन हत है, चली गजन नरपकाज। और देखो, जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का, इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी पूछे तो कर्नल टोड ने, कौन से ग्रंथ में? इनका एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रदान की गई 1832 ईस्वी में। और उनके इसके एक भाग को संगोपता नेम शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया, और कर्नल टोड ने इसको ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट कहा जाता है, और इसकी रचना पृथ्वीराज रासो, जिसको छंदों का अजायब। चंद्रबरदाई को तो छंदों का सम्राट, और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और बचन सिंह ने ये कहा कि यह न तो श्रृंगार गाथा है, न वीर गाथा है, न उनका मिश्रण है। यह एक क्या है? राजनीतिक महाकाव्य। तो राजनीतिक महाकाव्य कहने वाले बचन सिंह है। इन्होंने कहा ना तो भाई श्रृंगार गाथा है, ना ही वीर गाथा है, ना ही कोई मिश्रण अंग हो। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के संबंध में विभिन्न मत देख लो क्या क्या है, कि जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने क्या क्या है पृथ्वीराज रासो के बारे में, कि यह एक इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य ग्रंथ है। तो ये शुक्ल जी कहते हैं कि भी वो इतिहास को नहीं, एक काव्य है। ठीक है, और काव्य ग्रंथ है। और रामचंद्र शुक्ल ने और क्या कहा कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी इन्होंने ही कहा, तो प्रथम महाकाव्य कहा। और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य भी कहा, प्रथम महाकाव्य, और जाली ग्रंथ भी इन्होंने ही कहा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पूछा गया इंपॉर्टेंट जाली ग्रंथ। और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, ये ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है भाई, पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को कहा है शुंक शुंकी संवाद, ये संवाद के रूप में रचित कहा है ग्रंथ को। ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र ने विशाल घटनाकोश। अब कैसे याद करोगे पृथ्वीराज रासो को? विशाल घटनाकोश कहने वाले नगेंद्र, नाग। अब जब नगेंद्र से नाग लो, नाग सामने आ जाएगा ना, तो बहुत ही बड़ा घटना ही हो जाएगा, घटनाकोश विशाल बड़ा घटना हो जाएगा। तो नगेंद्र नाग आ गया तो घटना हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को कहा। कर्नल टोड ने ऐतिहासिक ग्रंथ कहा है भाई, और युगीन विश्व इतिहास का है पृथ्वीराज रासो को कर्नल टोड ने। नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक रचना कह दिया। नर है, नरोत्तम से नर है तो भाई मुक्तक रहेगा, ऐसे लो मुक्त रहेगा, है ना। तो पृथ्वीराज रासो को मुक्तक कहने वाले मुक्तक रचना नरोत्तम स्वामी। बाबू श्याम सुंदर सास और उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य कहा है। ठीक है ना। और बाबू गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। देखो बाबू गुलाब को स्वभाव भी बहुत बढ़िया हुआ है और विकास करे, यहाँ याद रखियो गुलाब। तो बाबू गुलाब राय स्वभाव अच्छो है गुलाब को,
विकास करा, विकासशील महाकाव्य कहा, पृथ्वीराज रासो को याद रह जाएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का पहला काव्य कहा, और गार सत्तासी ने 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र कहा, और नामवर सिंह ने कथानक रूढ़ियों का कोष कहा, और नित्यानंद तिवारी जी है कहते हैं नित्य क्या करो, रोमांचक आख्यान करो। तो रोमांचक आख्यान नित्यानंद तिवारी ने, और बच्चन सिंह ने राजनीतिक महाकाव्य त्रासदी। ये देखो बच्चन सिंह कहते हैं राजनीतिक महाकाव्य, ये कहते हैं बच्चन सिंह ना तो भाई ये श्रृंगार गाथा है, ना ये वीर गाथा है, ना इनका मिश्रण है, ये एक राजनीतिक महाकाव्य है। बच्चा है बच्चन सिंह, ऐसे लो नाम बच्चन सिंह आ रहा तो बच्चा लो, बच्चा ने कितनी बड़ी बात कह दी, राजनीतिक महाकाव्य है कहती, ऐसे बैठ जाएगा माइंड में, ठीक है। फिर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन देखो डॉक्टर वुल्लर ने 1875 में करवाया। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन 1875 में कौन करवाते हैं, डॉक्टर वुल्लर, और पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक मानना भाई इसको। अब इसको आप एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पृथ्वीराज रासो है ना साथियों, प्रमाणिकता को लेकर 4 मत है इसमें। जो पहला मत है ना उसमें तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले ये सारे हाजिर है, इनको याद करेंगे कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं। और द्वितीय मत में है प्रमाणिक मानने वाले, तो प्रमाणिक मानने वाले ये बैठे विद्वान, इनको याद करेंगे कि इन्होंने प्रमाणिक माना है। और तृतीय मत है अप्रमाणिक मानने वाले, एक तो अर्ध मानना प्रमाणिक, एक पूर्व प्रमाणिक और एक अप्रमाणिक ही मान लियो। तो अप्रमाणिक मानने वाले ये सारे बेटे इनको याद करेंगे। और चतुर्थ ग्रंथ बात करें, चतुर्थ मत लिखना था यहाँ पर मेरे को, जो चौथा मत है साथियों चतुर्थ मत, इसमें नरोत्तम स्वामी का कहना है कि उन्होंने सबसे अलग बात ये कही कि पृथ्वीराज चंद्र बरदाई चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रह करके मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी। यो नरोत्तम स्वामी के वह नर है तो भाई मुक्तक की बात करो, मुक्त रहने की बात करो, भैया हमें तो मुक्त रहना है भाई, है ना। और अंत यह मुक्तक काव्य है, ये नरोत्तम स्वामी ने कहा। चौथा जो मत है इसमें नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि ये मुक्तक काव्य है। अब इनको याद करेंगे कि अप्रमाणिक मानने वाले कौन हैं और प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। तो पृथ्वीराज रासो को जो साथियों अर्ध प्रमाणिक मानते हैं वो लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला तो अर्ध प्रमाणिक मानना है भाई, आधो प्रमाणिक कि यहाँ हजारी प्रसाद में आ रहा है 1000 रुपया का नोट का आधा आधा करना है अपन, तो 500 इन्ना रखो, 500 इन्ना नहीं, आधो आधो हो गयो अर्ध अर्ध, तो अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अग्रचंद नाटा इसको बोला या तो तू प्रमाणिक मान, अगर चंद नाटा, नाट्यो नहीं, अगर नाटा नाट्यो, अगर चंद, अगर तू नाट्यो प्रमाणिक मान लियो और अप्रमाणिक मान लियो। अगर नाट गयो तो देख ली, अगर नाट गयो नाटा तो बेचारो बीच में हो गयो, अर्ध प्रमाणिक मानना पड़ो। अर्ध प्रमाणिक किने, अगर चंद नाटा को। मुनि जिन विजय, मुनि है भाई, मुनि है बेचारो, आधो माने को अर्ध माने, ये याद रखो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर चंद नाटा, मुनि जिन विजय। सुनीति कुमार चटर्जी, बड़ो चटर्जी चटर करे भाई, सुनीति कुमार चटर्जी तो ना तो प्रमाणिक मानने लाग रहे, न प्रमाणिक चटर्जी करे बीच में बैठे हुए चटर करते रहे वो अर्ध प्रमाणिक मान लियो। अगर आपको ये चारों अर्ध प्रमाणिक वाले आपको याद है कि इन्होंने विद्वानों ने मानना है तो प्रमाणिक वाले याद रह जाएंगे। अगर ये प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक याद है तो अप्रमाणिक वाले वैसे सही कर दोगे, ऑप्शन में आएगा, ऐसे याद होंगे। तो देखो प्रमाणिक मानने वाले देखो श्याम सुंदर दास भाई, बड़ो ही सुंदर है, श्याम सुंदर, सुंदर सो नाम है, तो भाई पूरा प्रमाणिक मानने को आगलो शुण है जना। और कर्नल जेम्स टोड भाई अंग्रेजी है लोग है, कोई भरोसो को नहीं के लेनो अपन पूरा प्रमाणिक मान दिया, प्रमाणिक मानने कर्नल जेम्स टोड, श्याम सुंदर दास। जॉर्ज ग्रियर्सन, अब ये भाई ग्रियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये कहता है मेरा तो गिर ऐसे अटका रहेगा, मैं तो पूरा प्रमाण मान दूं, क्या बात है प्रमाणिक मान दूं। मिस्र बंधु मिक्स है, सारे मिस्र हो गए बंधु, इन्होंने चल भाई हम सारे मिक्स होकर प्रमाणिक मान देते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, नाम ही तो सुंदर है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इतो प्यारो है तो पूरा प्रमाणिक ही मानने को है ना। दशरथ शर्मा और दशरथ शर्मा रथ पर बैठे हैं, और रथ पे जो बंदा बैठा होता है ना तो अर्ध प्रमाणिक की बात करता है न अप्रमाणिक की, पूरी प्रमाणिक की बात करेगा बंदा, ऐसे याद रख लेना आप। अयोध्या सिंह उपाध्याय, और अयोध्या से जो बंदा लौटता है वो प्रमाणिक बातें लेकर के आता है, ऐसे याद कर लो। मथुरा प्रसाद दीक्षित, ये भी डॉक्टर नगेंद्र, ये भी प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अर्ध प्रमाणिक याद है तो आपको अप्रमाणिक वाले और मिलते हैं, तो आप वहां से ये याद होंगे तो सही कर दोगे।
अप्रमाणिक मानने वाले याद रखो, मुंशी देवी प्रसाद अप्रमाणिक मान्य हो भाई। रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शुक्ल जी ने ना तो प्रमाणिक माना न अर्ध प्रमाणिक माना, इन्होंने बोला अप्रमाणिक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी अप्रमाणिक माना, डॉक्टर वुलर ने भी, कविराज श्यामल दास, मोतीलाल मेनारिया, मुरारी दान ने अप्रमाणिक माना। तो पृथ्वीराज रासो काव्य की प्रमाणिकता देने वाले ये सारे मैंने बताया। चौथे चरण में मैंने बता दिया, चौथा मत है उसमें ये जो नरोत्तम दास स्वामी है ये मुक्त काव्य मानते हैं। नर है तो मुक्त रहेगा, याद रह जाएगा, ये माइंड में भूलोगे नहीं, मुझे पता है। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियों के 4 रूपांतरण प्राप्त हुए साथियों, यानी कि रूपांतरण यानी कि जो संस्करण है वो 4 है। चाहे आप यहाँ पर संस्करण लिख दो, इसको आपने रूपांतरण पढ़ा है, संस्करण दे दिया तो सोचोगे ये क्या है, तो संस्करण चाहे रूपांतरण, ये एक तो वृहद संस्करण यानी कि वृहद रूपांतरण, दूसरा मध्यम रूपांतरण, सबू पहला वृहद बड़ो, फिर सेकंड नंबर पर दूसरो है मध्यम रूपांतरण, फिर लघु रूपांतरण, फिर लघुत्तम रूपांतरण। अब बात करते हैं साथियों कि पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियों का जो वृहद रूपांतरण है, इसमें सर्ग पूछे आपको, अध्याय पूछे या समय सर्ग अध्याय नाम दे करके, तो वृहद रूपांतरण में 69 सर्ग है। तो वृहद रूपांतरण में 69 और छंद कितना है 16,306 छंद है साथियों। वृहद रूपांतरण 69 सर्ग, छंद 16,306। और प्रकाशक बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, ठीक है ना, 1585 ईस्वी में। मध्यम रूपांतरण की बात करें तो छंद संख्या इसमें कितनी है, मध्यम वाले में 7,000 छंदों की संख्या है, प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। और प्रतियां की बात करें तो अबोहर व बीकानेर में सुरक्षित है प्रतियां इसकी। लघु रूपांतरण की बात करें तो छंद 3500। देखो वृहद में तो अध्याय 69 है, छंद वृहद में इतने है 16,306 वृहद बड़े, ठीक है। और मध्यम में 7 याद रखना छंद है। लघु रूपांतरण में लघु 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 में लय आ रहा है, लय 3 की तरह लिखा जाता है, 3 पहले लिखो, फिर 5 3500 और सर्ग 19 है भाई, और प्रति बीकानेर में। और लघुत्तम रूपांतरण 1300 छंद, ध्यान रखना है, इसमें कोई अध्याय नहीं है। और यह अगरचंद नाटा है ना, इनके द्वारा खोजा गया और दशरथ शर्मा ने संस्करण को मूल रासो माना। अब बताना अगरचंद नाटा है, इन्होंने प्रमाणिक माना है या अप्रमाणिक माना है या अर्ध प्रमाणिक माना है। नाट दियो बिचारो बीच में रह गयो आधो, ना तो प्रमाणिक मानन दियो न प्रमाणिक। फिर बात करें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं साथियों कि मिश्र बंधु है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को ही कहा जा सकता है, ये कहते हैं मिश्र बंधु। शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि चंद्र बरदाई को छप्पियों का राजा कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया, किसने, दशरथ शर्मा ने। फिर मोहनलाल विष्णु पांड्या के अनुसार पृथ्वीराज रासो की घटनाओं में 90 से 91 वर्ष तक का अंतर आ रहा है कहते हैं, और वो स्वतः भिन्नता के कारण आया क्योंकि उस वक्त की घटनाएं आनंद स्वतः पर आधारित है। अब बात करते हैं साथियों पृथ्वीराज, ये तो हो गया कंप्लीट पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का, ठीक है ना। अब इसमें आता है बिसल देव रासो। देखो अपने ये सारे पढ़ रहे हैं ना, ये रासो साहित्य में पहला निपटा दिया पृथ्वीराज रासो, अब बिसल देव रासो करेंगे, फिर परमार रासो कुमार रासो एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये सोचते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही है। तो अभी तो देखो नोट्स इतने बनाए, आगे मैं नोट्स तैयार करूंगी फिर आपकी क्लास आएगी, तो मेरे को भी टाइम लगता है, आप एक पेज नहीं लिख पाते हो साथियों, बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास पढ़े हैं ओल्ड नोट्स भी पढ़े हैं, कुछ चीज़ें आपको इस हिसाब से, मेरा तो वहाँ पर गंद मारा हुआ है इतना, इस हिसाब से कहीं तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। और कुछ चीज़ें मेरे को आदत होती थी भाई, कहीं से भी मेरे को जो चीज़ मेरे याद नहीं रहती है, ऐड नहीं रहती है, वो मैं एक पेज छोड़ देती थी या कुछ जगह बचती उसमें ही मैं कचरा कर देती थी पूरा, इस हिसाब से मेरे को आदत रहती है हमेशा से। तो ओल्ड नोट्स भी बहुत शानदार है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो अभी यहाँ से समझाती तो भी यहाँ समझ आ जाता, कुछ चीजें आगे आपको लगेगी तो बहुत सारा ऐसे कचरा भी मिल जाएगा आपको, जैसे ये देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल फ्रेश सुंदर शानदार नोट्स में आपको याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बिसल देव रासो से करें।